फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 में, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड्स और सब हेड्स आएंगे, मेजर हेड्स और सब हेड्स आएंगे। याद तो एक एक चीज करनी पड़ेगी, तरीका समझना पड़ेगा कि याद कैसे करना है। तो पहले एक बार हम अंडरस्टैंड करते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, टी शेप्ड होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज द लायबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड इज द एसेट साइड। यहाँ पे क्या है? वर्टिकल फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट है। एक चीज वर्टिकल फॉर्मेट है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होता, एक ही लंबा सा वर्टिकल फॉर्मेट है। उसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहला लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। लायबिलिटीज का नाम दिया उन्होंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो पहली चीज तो वर्टिकल फॉर्मेट है। दूसरी चीज, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे कोई भी आइटम नहीं आएगा। सर क्या ही आइटम आइटम करे जा रहे? फर्नीचर है, क्या है वो? एक आइटम है, तो फर्नीचर नहीं आएगा। क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट्स, मेजर हेड। उसके अंडर सब हेड होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ रहे हैं आपके? सारे फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो तो वो उसके अंडर आ रहा होगा। तो बैलेंस शीट ये बताएगी मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, क्या क्या है, वो नोट्स टू अकाउंट्स बताते हैं। क्या क्या है वो नोट्स टू अकाउंट्स बताते हैं। तो पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम नोट नंबर, तीसरा फिगर, अमाउंट, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। कॉलम क्या है? अमाउंट। कोई डाउट? तो फॉर्मेट से एक है प्रीवियस ईयर कॉलम। आप जब बना भी रहे होंगे तो आपको एक साल का डेटा गिवन होगा, आपको एक साल का डेटा गिवन होगा। डिफरेंट टूल्स में 2 साल का डेटा आपको दिया हो सकता है, आपको बनाने को नहीं आ सकते 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना? बट फॉर्मेट कंपनीज ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो ऐसे ही है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। मतलब मैंडेटरी है कंपनीज के लिए कि जब बैलेंस शीट बनाएं तो कंपैरिजन सामने दिखना चाहिए यूजर्स को कि अच्छा पिछले साल आपके डिबेंचर्स कितने थे, इस साल कितने हैं, पिछले साल आपके एसेट्स कितने थे, इस साल कितने हैं, पिछले साल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, इस साल कितनी है। तो कंपैरिजन डायरेक्टली दिखना चाहिए। तो फॉर्मेट अगर बनाने को है, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम नोट नंबर, तीसरा कॉलम करंट ईयर, लास्ट कॉलम प्रीवियस ईयर। समझनी तो है ही है, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है। याद नहीं होगा डिसएडवांटेज पे होंगे, डिसएडवांटेज पे होंगे। पर्ची बना के साथ घूमेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। 2-4 दिन दिमाग पे जोर डालेंगे, याद हो जाएगा। याद करना बहुत बड़ी एडवांटेज पे रहोगे पूरी बुक में, पूरी बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे कोई भी डैश नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कोई भी आइटम नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स, हेड्स और सब हेड्स। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा हेड्स क्या क्या है, आपका फर्स्ट स्टेप होगा हेड्स क्या क्या है, मेजर हेड्स क्या क्या है। ध्यान से देखेंगे प्लीज। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट हो गया ना। अब मैं उसके कंटेंट पे आ रहा हूं। तो पहले आते हैं क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले आती हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो पहले आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड्स याद करना, मेजर हेड्स ओनली, मेजर हेड्स ओनली, और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता आपकी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट होगी कि मेजर हेड्स क्या क्या है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड, पहला है शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा, तीसरा क्या है?
नॉन करेंट लायबिलिटीज, चौथा है करंट लायबिलिटीज। मेजर हेड्स ओनली, अभी किसकी बात हो रही है? मेजर हेड्स ओनली। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बेसिकली जो पहले होती थी लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड, उसको वो बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो सबका यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएंगे। ये हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसी के नीचे क्या आते हैं? एसेट्स। एसेट्स में पहले क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट्स, फिर क्या आएगा? करेंट एसेट्स। तो ये हो गई इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कितने मेजर हेड्स हैं? 4। पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और एसेट्स में सिर्फ 2 हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटीज इन दोनों के बाद आती हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड commitments, contingent liabilities and commitments, contingent liabilities and commitments, contingent liabilities and commitments। अब ध्यान से देखना, तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई मेजर हेड्स की, तो वेरीफाई कर लेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा करंट लायबिलिटीज। 4 मेजर हेड्स है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आप आगे जाके सीख जाएंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज इन दोनों के बाद आती हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। एज अ फुटनोट, एज अ फुटनोट। अब ध्यान से देखना, पहली रिक्वायरमेंट हो गई मेजर हेड्स की। सेकंड, मेजर हेड्स के अंडर क्या आता है? उसको बोलते हैं सब हेड्स। क्या बोलते हैं उसको? सब हेड्स। अब ध्यान से देखना, शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स में 3 सब हेड्स हैं। ये आइटम्स नहीं है, ये सब हेड्स हैं। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में क्या आएगा? वो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बताएगा कि उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। दूसरा सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सरप्लस है, क्या है वो उसका नोट्स टू अकाउंट्स बताएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करे? मेजर हेड्स, इनको क्या बोलते हैं? सब हेड्स। इनको क्या बोलते हैं? सब हेड्स। सब हेड्स, मेजर हेड्स, सब हेड्स। सब हेड्स क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहली बात, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? वो आइटम्स हैं, वो मैं अभी आपको बता ही नहीं रहा, वो तो पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप मेजर हेड्स, सेकंड स्टेप सब हेड्स, थर्ड स्टेप आइटम्स अंडर द सब हेड्स। आइटम्स फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे नहीं आएंगे। तो पहली आपकी रिक्वायरमेंट है फेस ऑफ द बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करना। तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा? शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि आपने कितने शेयर्स, कौन से टाइप के शेयर्स इश्यू करे हुए हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या रिजर्व्स है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ध्यान से देखेंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसकी 80 मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 80 मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉट इन कोर्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स किसकी? शेयर वारंट्स की। मीनिंग पता होना चाहिए बस, सीक्वेंस में कहाँ रहा है बस ये पता होना चाहिए। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है, इसका मतलब फर्दर एनालिसिस में ये यूज नहीं होगा, फर्दर एनालिसिस में ये यूज नहीं होगा। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, बस मीनिंग पता होना चाहिए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट है कि आपने शेयर्स खरीदने थे, कह रहे शेयर्स तो अभी नहीं है हमारे पास, शेयर्स जितने थे सब अलॉट हो चुके हैं, कह रहा नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। आप शेयर वारंट खरीद सकते हैं। शेयर वारंट क्या होता है कि आपको ना 1.5 साल के, 1.5 ईयर्स के बाद मैं नेक्स्ट इशू निकालूंगा, तो सबसे पहले आपको शेयर्स दूंगा। तो आपको एक गारंटी मिल गई है, प्री डिटरमिन्ड डेट पे, प्री डिटरमिन्ड रेट पे आपको शेयर्स मिलेंगे। अभी मिले हैं क्या? नहीं। तो ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं हो सकता।
बट आपने पैसे दिए, आपने एक इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट, तो कंपनी के पास तो पैसे आ गए ना, तो ये कंपनी की इनकम है क्या? इंटरनल लायबिलिटी, एक लायबिलिटी है, और नेचर क्या है? इंटरनल लायबिलिटी, लोन नहीं बोरो करा है, ये शेयर्स में इवेंचुअली कन्वर्ट होगा, तो इसलिए शेयर होल्डर्स फंड्स में तो आ रहा है, शेयर कैपिटल में नहीं आ रहा, क्योंकि शेयर्स अभी इशू नहीं हुए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, यू शुड नो द मीन। ओके जी। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी तो आ गई, अब समझ आया कि कितनी बड़ी एडवांटेज पे हैं वो बच्चे जो कंपनी अकाउंट्स के बाद ही कर रहे हैं। आप सोचो कि एक बैच को मुझे कंपनी अकाउंट से पहले कराना पड़ा, मतलब मुझे ही पता है कि कितना मुश्किल है वो चीज आपको समझाना। अब आपके लिए कितनी सिंपल सी बात है, स्टेजेस होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन की मनी आ चुकी है, अलॉटमेंट का स्टेज अभी नहीं आया है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, तो टाइम होता है ना, कंपनी के पास टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आज ही डिसाइड करना है, नहीं, 7 to 10 डेज होते हैं कंपनी के पास ये डिसाइड करने के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कि भैया एक्सेस एप्लीकेशन अगर आ गए, तो जो भी है कंपनी के पास जैसे ही एप्लीकेशन मनी आ जाती है, कंपनी क्या इमीडिएटली शेयर्स अलॉट करती है? दो अलग स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन का स्टेज अलग है, अलॉटमेंट का स्टेज अलग है। एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, 31 मार्च आ गई, अभी अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। एप्लीकेशन मनी आ गई है, 31 मार्च आ गई है, अभी अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो कहाँ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें हम आगे जाके सीखेंगे कि इसकी भी ना फर्दर कैटेगराइजेशन होती है। कह रहे अभी आपने अलॉटमेंट नहीं करी है, बट क्या आपने कैलकुलेशन कर ली है? कह रहे इंटरनली तो कर ली है, तो कह रहे क्या सोचा, क्या सोचा आप इनको शेयर्स देने वाले हैं कि नहीं देने वाले? अभी अलॉटमेंट का स्टेज नहीं आया, डेट्स होती हैं, अलॉटमेंट का स्टेज नहीं आया, लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर चुके हो कि इनको शेयर्स अलॉट होने हैं, तो यहां शो करो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि इनको शेयर्स अलॉट नहीं होने, तो आगे जाके हम सीखेंगे करंट लायबिलिटीज में आएगा, कह रहे इसको फिर पेबल अमाउंट मानो ना, फिर इसको अलग से दिखाओ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट करंट लायबिलिटीज में, वो अदर करंट लायबिलिटीज में पेबल अमाउंट की तरह आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, अभी आपको बस इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब होता है कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है, अलॉटमेंट का स्टेज अभी नहीं आया है। ये लाइन तो सबको समझ आ रही है ना? तो इट इज शोन आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स सेपरेटली, इसको क्या बोलते हैं? लाइन आइटम। क्या बोलते हैं इसको? लाइन आइटम। मतलब एज सच ना तो ये कोई हेड है, ना कोई ये सब हेड है, ना ही कोई आइटम है, एक प्लेसमेंट है कि अभी बुक्स क्लोज हो रही हैं, अभी ना इनका फैसला हुआ नहीं है करना क्या है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज शोन आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, अभी सेपरेटली शो कर रहे हैं। क्लियर? मेन होता है मीनिंग, वो सिंपल है उनके लिए जो कंपनी अकाउंट्स के बाद यहां पहुंचे। क्या मतलब है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट? अलॉटमेंट का स्टेज अभी आया नहीं, बस इतना सही है, सिंपल सा मीनिंग है। अब सोचो अगर आपने कंपनी अकाउंट ही नहीं कर रखा, तो मैं कैसे समझाऊं कि एप्लीकेशन मनी क्या होती है, अलॉटमेंट क्या होता है? तो मेन तो वही था इसमें, एप्लीकेशन मनी आ गई है, अलॉटमेंट का स्टेज अभी आया नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, चार सबहेड्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरो करे हुए हैं, बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म मतलब फॉर अ पीरियड मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल, if nothing is specified, operating cycle is assumed to be a period of 12 months, it is assumed to be a period of 12 months, more than 12 months आपने पैसे बोरो कर रखे हैं। अब डिफरेंट आइटम्स में आ जाएंगे ना कि उसमें बैंक लोन है, डिवेंचर्स हैं, क्या है, तो
अभी मैं सब हेड्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अगेन नॉट इन कोर्स, नॉट इन कोर्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नॉट इन कोर्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नॉट इन कोर्स। मीनिंग नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, सीक्वेंस में कहाँ आएगा वो पता होना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स लिखा हुआ आ जाएगा अभी वो बुक में भी। मतलब क्या होता है सर? अब क्या होता है, एक है कंपनीज एक्ट, एक है इनकम टैक्स एक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज से, आपसे कभी नहीं पूछ सकते कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होते हैं बोर्ड्स, बट मीनिंग से मतलब आपको नॉलेज से आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता। दो एक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट अलग है, इनकम टैक्स एक्ट अलग है। जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं कौन से लॉ के बेसिस पे बना रहे हैं? कंपनीज एक्ट। जब हम एक्चुअली टैक्स फाइल करेंगे, टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स की कैलकुलेशन होती है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, टैक्स की कैलकुलेशन होती है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। दो अलग लॉज, तो दोनों में ना कुछ कुछ चीजें डिफरेंट हैं। प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट अलग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न कर रही है, उन्होंने अलग रूल्स बना रखे हैं। इनकम टैक्स एक्ट अलग रूल्स सेट हो रखे हैं। तो कहीं कहीं छोटे मोटे वेरिएशंस हैं, जैसे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे सिंपल एग्जांपल, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स एक्ट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग प्रिस्क्राइब्ड है, फर्नीचर के लिए अलग, कंप्यूटर्स के लिए अलग। कंपनीज एक्ट में अलग प्रिस्क्राइब्ड है। कंपनीज एक्ट कहता है कि आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करो या WDV फॉलो करो, दोनों अलाउड है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सिर्फ WDV अलाउड है। कंपनीज एक्ट कहता है कि आप प्रोविजन क्रिएट करो डाउटफुल डेट्स के लिए। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ना भैया ना, ऐसा तो तुम प्रोविजन ही क्रिएट कर दो। तुम प्रोविजन क्रिएट करके अपना लॉस मान लोगे, इनकम अंडरस्टेट कर दोगे। तुम्हारे डेटर्स थे 50 लाख, हमने, मेरे को लग नहीं रहा उनसे कुछ पैसा मिलने वाला है, प्रोविजन क्रिएट कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने तो नुकसान दिखा दिया, अपना एक्सपेंस दिखा दिया P&L में डेबिट करके, तो इनकम कम हो गई। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है नहीं, जब एक्चुअल बैड डेट्स हो जाएंगे तो बुक्स में दिखा सकते हैं, प्रोविजन नहीं दिखा सकते। तो आपको टैक्स के पे करना पड़ेगा टैक्सेबल इनकम पे। तो टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन अलग है, चेंजेस हैं थोड़े से। कंपनीज एक्ट में जो प्रॉफिट निकल रहा है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उनमें डिफरेंस आने की वजह से आपका कभी टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर कंपनीज एक्ट डिफरेंट आ जाता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर कंपनीज एक्ट डिफरेंट आ जाता है। अब चलो डेप्रिसिएशन का एग्जांपल ले लेते हैं। रेट जो मर्जी चेंज हो जाए, ड्यूरिंग द लाइफ तो टोटल डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगी। अगर 10 लाख का एसेट है, टोटल डेप्रिसिएशन तो बाय द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ 10 लाख ही रहेगी। अब आप 10% करके कर लो या 15% करके कर लो, टोटल डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगी। तो ये ना सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री रह जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री रह जाती है। तो कभी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी, कभी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी। दोनों में डिफरेंस की वजह से एक डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। एक अकाउंटिंग एंट्री है, आपकी किसी काम की नहीं, टर्म एग्जिस्ट करती है, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि उस पर एक दो लाइनें आपको बोल, अदरवाइज ये पार्ट ऑफ डिस्कशन, मतलब ये स्कोप के बाहर, ये स्कोप के बाहर। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नॉन करेंट लायबिलिटीज में सेकंड आइटम है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स के अंदर वो डिस्क्लोजर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉट इन कोर्स। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कह रहा है और भी कोई लायबिलिटी है जिसके पैसे आपने 1 साल से ज्यादा में देने हैं, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटी अगर आपने 1 साल से ज्यादा का आपके पास टाइम है, तो कभी होता है कि कोई ट्रेड क्रेडिट ऐसा जिन्होंने 1 साल से ज्यादा का टाइम दे दिया, हो सकता है दे दें, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके आइटम्स अभी आ जाएंगे कि उसमें क्या क्या है, आपकी गारंटीज है, जो भी कैपिटल एडवांस, कुछ भी हो सकता है, वो भी आ जाएगी। नॉन करेंट लायबिलिटीज में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट known liabilities, the amount of which cannot be ascertained with accuracy। मतलब आपको पता है कि पैसे देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे वो भी करेक्टली पता नहीं, वो भी करेक्टली पता नहीं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपने क्रिएट कर लिया। तो नॉर्मली ये प्रोविजन
रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स के लिए होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 4 सबहेड्स हैं किसके? नॉन करेंट लायबिलिटीज के। फिर 4 सबहेड्स, 4 सबहेड्स हैं करंट लायबिलिटीज के लिए। करंट लायबिलिटीज के लिए ध्यान से देखना, याद करना कितना आसान। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बस पहला मैच करता है, आगे भी आएगा, अभी दूसरा मैच नहीं करता। उसमें था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे अलग है, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के आगे कंपोनेंट देखेंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। पॉइंट, करंट लायबिलिटीज में 4 सबहेड्स हैं। पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरा ट्रेड पेबल्स, वहां पे था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज, वहां पे था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ पे है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर मीट करनी है तो करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी मीट करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अभी सिर्फ सुन रहे हैं कि हेड्स क्या है, सब हेड्स क्या है, उनके नाम सुन रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट यही होगी कि इसका ऑर्डर याद होना। फिर आएंगे हम इसके आइटम्स पे। आइटम्स के नाम पता होने चाहिए, उनका कोई ऑर्डर याद नहीं करना, आइटम्स के बस नाम पता होना चाहिए, आइटम्स याद होने चाहिए, सीक्वेंस नहीं। वो भी मतलब आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन पता कैसे आएगा, कोई आइटम आपके सामने रख देंगे, बताओ ये कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो फिर आंसर होता है मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक सैंपल दिया मैंने, आइटम्स पे तो अभी हम आए ही नहीं। बिफोर मूविंग ऑन टू द आइटम्स, पहला काम होगा मेजर हेड्स और सब हेड्स याद हो। करंट लायबिलिटीज में 4 है। एसेट्स, अब ध्यान से देखने के इंपॉर्टेंट है, एसेट्स। एसेट्स में मेजर हेड तो 2 ही हैं, बट सब हेड्स बड़े इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया सिनेरियो, इतना सिंपल नहीं रहा कि वहां पे क्या टेंजिबल इंटेंजिबल, सिमिलर बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। सारा खेल ही कंपनीज में क्या है, प्रेजेंटेशन फिक्स्ड है। कैसे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ध्यान से देखेंगे, पहला क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, 2 ही हैं, मेजर हेड्स, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या आया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये पीपीई किसको बोल रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को। ये हेड है, आइटम नहीं है, सब हेड है, आइटम नहीं है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर सारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। अब चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे ऑफिस इक्विपमेंट्स हो, वो किस में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड इंटेंजिबल एसेट्स पूरे हेड का नाम, तो गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स भी इसी के अंडर आ जाएंगे। तो पहला सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसको सब कैटेगराइज कर दिया। तो ये तो हो गया ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसी को कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैटेगराइज कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे आपके, इंटेंजिबल एसेट्स की सेपरेट कैटेगरी बना दी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये 4, ये फेस ऑफ द, ये आइटम्स नहीं है, ये सब हेड की कैटेगरीज हैं, ये सब हेड की कैटेगरीज हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स एक सब हेड हो गया, उसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया। कह रहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या दिखा दो, फिक्स्ड एसेट्स, कौन से, टेंजिबल, कौन से, सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल। इंटेंजिबल में कौन से आ जाएंगे, ऑब्वियसली इंटेंजिबल। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग बन रही है, फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, मशीनरी अभी प्लांट पूरा सेटअप हुआ नहीं है, काम चल रहा है, तो उसको बोलते हैं, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वो होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स के लिए, सामान बन रहा है, सामान बन रहा है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट क्रिएट हो रहा है, अभी पूरा बना नहीं है। इंटेंजिबल एसेट
बन रहा है, पेटेंट अभी डेवलप हो रहा है, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। R&D चल रही है, अभी पूरा बना नहीं है डिजाइन। क्लियर? याद करना है, ऑप्शन नहीं। याद करना ऑप्शन नहीं है, बट याद करना आसान हो जाएगा अगर आपको उस चीज का मीनिंग पता है तो बेवकूफों की तरह याद मत करना, रट्टा मारना होता है बिना सोचे समझे, बस याद कर लिया। समझ के याद करोगे तो स्पीड भी अच्छी होगी और जिंदगी में कभी यूज भी कर पाओगे। तो समझ के बिना कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। मतलब बेसिक मीनिंग, बस ये नहीं कि उस पर आपको डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता हो ना कि बात क्या हो रही है। तो पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स, ये तो जो कंफर्म्ड है वो लिख रहा हूं, आगे जाके इसमें से 2-3 आइटम्स और हो जाएंगे जिनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स होगी, जैसे कि तो सिर्फ ये और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की आगे जाके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में होती है। बट अभी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, अभी आपको सब कुछ पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ आ रही है, कौन सी चीज कहाँ आ रही है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, बस प्लेसमेंट पता होना चाहिए और कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने किसी को लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने किसी को लोन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है जो 1 साल से ज्यादा ही वो पड़ा रहेगा, पता नहीं कब मिलेगा, मैंने किसी को लोन दे रखा है 5 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करेंट एसेट्स हो जाएंगे। अदर नॉन करेंट एसेट्स कह रहे हैं और कोई भी एसेट हो जो ऊपर नहीं आया और मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, ना तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में आया, ना ही वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में आया, ना वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स में आया, ना ही वो अदर या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आया, किसी भी में नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, तो अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट आइटम्स विल फॉलो। ठीक है ना? लास्ट मेजर हेड करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में क्या सब हेड्स हैं? 6 सब हेड्स हैं, ध्यान से देखेंगे 6 सब हेड्स हैं, तो प्लीज ये पता होना चाहिए इसमें 4 है, ताकि जब 4 हो जाए तो दिमाग पे जोर डालना बंद कर। तो किसी चीज में पता होना चाहिए कि इसमें 6 हैं, ताकि पता हो कि 4 पे रुकना नहीं है, अभी इसमें और भी। तो प्लीज ये याद करने हैं ना, तो ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखने की भैया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में ना 4 सब हेड्स हैं, करंट लाइबिलिटीज में ना 4 सब हेड्स हैं, कौन से हैं सोचो प्लीज। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सबसे पहले आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स में फर्क क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 साल के अंदर अंदर बेचने के लिए आपने रखी हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कह रहा है ऐसा कोई मतलब बेचने के लिए नहीं रखी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आइटम सारे सिमिलर होंगे, बस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्पल सेम होंगे करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के। करंट इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप 1 साल के अंदर बेचने का प्लान बना रहे हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक का दूसरा नाम। अब इन्वेंट्री में किसी भी चीज की इन्वेंट्री हो सकती है, रॉ मटेरियल की हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की हो सकती है, फिनिश्ड गुड्स की हो सकती है, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, इसमें आएगा ये सब। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। थर्ड आइटम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के 2 कंपोनेंट्स, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, आइटम्स अलग है। करंट एसेट्स पे आया वापस। करंट एसेट्स में पहला क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा क्या है? इन्वेंट्री, तीसरा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कितना आपके पास कैश पड़ा है, कितने बैंक बैलेंसेस हैं, कितने उसमें बैंक अकाउंट्स है, क्या है। फिर आपका शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, आपने किसी को लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने किसी को लोन दे रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस नॉन करंट एसेट्स में, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस करंट एसेट्स में। लास्ट है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में काफी सारी चीजें आ जाएंगी, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं, अक्रूड इनकम इसमें आ जाता है, एडवांस टैक्स इसमें आ जाता है। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, तो आपका पहले रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हेड्स और सब हेड्स याद हो जाने चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? फिर उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होगी? उनके अंडर आइटम्स क्या आ रहे हैं, उनके अंडर आइटम्स क्या आ रहे हैं, तो ध्यान से चलेंगे प्लीज। चलें क्विक रिकैप, मैं आपको
चलो पहले एक बार आप खुद ही कर लो, ठीक है ना। इतनी जल्दी पूछूंगा तो बड़ा इजी होगा आपको बोलना कि नहीं आया, ठीक है ना। तो थोड़ा पहले मौका तो दो, मैं याद करने का।